Very good morning to all of you. So let's continue with the question answer discussion. Starting with the first one. तो पहले हम करंट अफेयर से शुरू करेंगे आज. MS Dhoni was appointed the Goodwill Ambassador for the Pune Grand Tour 2026. This tour is associated with which sport? तो ये आपका जनवरी का करंट अफेयर्स है बेसिकली. ओके, तो दिस इज एसोसिएटेड विथ, रिमेंबर दिस इज योर साइकिलिंग. तो ये जो इवेंट है आपका अंडर द यूसीआई 2.0, यूसीआई 2.2 ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था 19 से लेकर के 23 जनवरी तक ये आपका चलने वाला है. एंड कहाँ पे हो रहा है? डेक्कन प्लेट्यू एंड द सह्याद्री रेंज, मतलब आपके वेस्टर्न घाट. Okay, Deccan Plateau and the Sahyadri Range. So MS Dhoni is associated with cycling. INS Sagar Dhwani, which was recently flagged off for the fifth edition of the Dash initiative, was launched from Dash. INS सागर ध्वनि जो कि अभी रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया है और द फिफ्थ एडिशन ऑफ द डैश इनिशिएटिव. कौन सा इनिशिएटिव है ये? दिस इज योर सागर मैत्री इनिशिएटिव. ओके, एंड ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? कोची से. सो ये बेसिकली क्या है? दिस इज अ DRDO ऑपरेटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड, ओशेनोग्राफिक रिसर्च वेसल. दिस इज द DRDO ऑपरेटेड ओशेनोग्राफिक रिसर्च वेसल जो कि अभी कोची से रिसेंटली हाल ही में फ्लैग ऑफ हुआ है. फिफ्थ एडिशन ऑफ द सागर मैत्री initiative. The sand mining in Jharkhand resumed after the High Court lifted the stay in January 2026 following the enforcement of which set of rules? The sand mining in Jharkhand. Anyone can tell me what's the answer? No, it's not option 3. It's option 4. That is your PESA rules 2025. PESA का full form क्या है? The Panchayat Act of 1996. पंचायत एक्ट ऑफ 1996. ओके, तो ये जो पेसा एक्ट है बेसिकली क्या करता है ना, इट ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, शेड्यूल्ड एरियाज में. बिकॉज भारत के हर एक स्टेट में आप देखोगे शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज नहीं होते हैं. कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स आर देयर जहाँ पे आपको शेड्यूल एरियाज देखने को मिल जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस पेसा रूल, sand mining in Jharkhand has resumed. This is your option 4. Okay. Then next one. What is the primary objective of the Blue Ghost mission? Primary objective of the Blue Ghost mission. This is something related to aerospace. Yes, it's option A. To enhance the understanding of the lunar environment. ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा? ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है, इट कैरीज 10 ऑफ द पेलोड्स ऑफ नासा. 10 ऑफ द पेलोड्स ऑफ नासा कौन सा प्रोग्राम के अंदर? CLPS, मतलब कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस. कमर्शियल लूनर, लूनर मतलब आपका मून का सरफेस, पेलोड सर्विस. तो यहाँ पे 10 पेलोड्स यहाँ पे लेकर के जाएगा टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर लूनर एक्सप्लोरेशन. ओके, सो दिस इज योर ब्लू घोस्ट मिशन, इसको कहा जाता है.
लूनर एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा पेलोड्स कैरी करके. पंचगंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो रिसेंटली महाराष्ट्र के सरकार ने एक मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अपॉइंट किया हुआ है कुछ लोगों को. पोल्यूशन इन द पंचगंगा रिवर. सो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कृष्णा. ओके, यस, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. तो अलॉन्ग विथ भीमा रिवर, तुंगाभद्रा रिवर, पंचगंगा भी आपका कृष्णा का एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि महाराष्ट्र के थ्रू आपका फ्लो करता है. ओके, यानी एक ओरिजिन कहाँ से करता है? फ्रॉम द प्रयाग संगम. प्रयाग संगम. प्रयाग संगम मतलब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर त्रिवेणी संगम. ओके, दैट इज नॉट, दैट इज अ डिफरेंट वन. ये आप प्रयाग संगम कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में. सह्याद्रीज में है ये. What is the name of the collateral free loan initiative launched by the State Bank of India for women entrepreneurs? शक्ति लोन, उद्योगिनी, अस्मिता या अन्नपूर्णा? अस्मिता. यस, गुड. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ओके, तो ये कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट लोन प्रोग्राम है. दिस इज द लो इंटरेस्ट, दिस इज अ लो इंटरेस्ट लोन प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो बेसिकली जिस जो भी एमएसएमईज है विच आर वुमेन लेड, ओके, वुमेन उसको लीड कर रही है, उसकी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए इट इज अ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ये पूरा आपका डिजिटल है. दिस इज अ फुल डिजिटल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ. एंड और भी एसबीआई ने और एक क्या इंट्रोड्यूस किया है? द नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड. द नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड. 75-25 initiative was launched on which day? To remember, it was launched on the hypertension day, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. क्योंकि इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि तो 89% ऑफ द ऑब्जेक्टिव इट हैज ऑलरेडी अचीव्ड. क्या ऑब्जेक्टिव है? हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना लोगों को, हाइपरटेंशन एज वेल एज डायबिटीज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना लोगों को. ओके, जिसकी 89% मतलब हाल ही में इसने अचीव कर लिया है. एंड टारगेट ईयर इसका था 2025 एक्चुअली. इट वॉज द टारगेट ईयर दिसंबर 2025 की 75 मिलियन इंडिविजुअल्स को हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज से मुक्त करना. दैट वाज द टारगेट जिसका 89% अचीव हो चुका है, जिसकी वजह से ये आपका न्यूज में रहा है. एंड बेसिकली इन दिस इनिशिएटिव ना जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विच आर वेरी मच एक्सेसिबल टू पीपल. ओके, बिकॉज हर कोई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो कि इस इनिशिएटिव में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. भद्रा रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? भद्रा रिवर रिसेंटली आपका न्यूज में रहा है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन करता है. तो न्यूज में इसीलिए रहा है बिकॉज टू यूथ फ्रॉम राजस्थान दे ड्राउन्ड इन दिस पर्टिकुलर रिवर. ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, तो कौन से स्टेट दे करके फ्लो करेगा? यस, तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होगा मतलब कर्नाटका. ऑप्शन सी. सो ये आपका ईस्ट, वेस्टर्न घाट से ओरिजिन करता है लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू जाकर के बे ऑफ बंगाल में आपका मिलता है. एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स, तो भद्रा रिवर बेसिकली भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है उसके थ्रू भी फ्लो करता है. एंड इट फॉर्म्स द तुंगा भद्रा रिवर
इसको तुंगभद्रा रिवर कब कहा जाएगा? व्हेन इट मीट्स द तुंगा रिवर, जब ये तुंगा रिवर को मीट करता है तभी भद्रा मीट्स तुंगा रिवर, तो ये हो जाएगा आपका तुंगभद्रा रिवर। एंड तुंगभद्रा आपका कृष्णा रिवर का एक बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन? बताइए, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कौन सा है ये एग्जाम्पल? मूवमेंट ऑफ सेकेंड हैंड्स ऑफ वॉच। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर का मतलब क्या है? जहां पे द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यहाँ पे आपका आता है सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन का कॉन्सेप्ट। सेंट्रीपेटल, in case of uniform circular motion comes the concept of centripetal acceleration, right? तो सेंट्रीपेटल मतलब फोर्स आपका इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स फोर्स एक्सपीरियंस होगा? इनवर्ड्स फोर्स या आउटवर्ड फोर्स इन केस ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन? इनवर्ड फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल में आपका आउटवर्ड फोर्स होता है। ओके, तो दिस इज ऑप्शन वन। द मोशन ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक हो गया, मोशन ऑफ द मून रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, बिकॉज वहां पे कांस्टेंट स्पीड से मून एक पर्टिकुलर टाइम लेता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, वो आपका जल्दी लेट ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, देन मान लो कि और एक एग्जांपल आपका दिया होता, द मोशन ऑफ अ जायंट व्हील, जो हम बैठते हैं ना जायंट व्हील पे, दैट इज अ रोटेटरी मोशन। और एक आपका है रोटेटरी मोशन। क्यों? बिकॉज रोटेटरी मोशन में क्या हो जाएगा ना कि ऑल द ऑब्जेक्ट, मान लो जो जायंट व्हील है, उस व्हील के अंदर जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हम जो वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो भी आपका एक सर्कुलर मैनर में मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट वन। In case of uniform circular motion, the work done by the centripetal force कितना होगा? Work done by the centripetal force. स्पीड यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। एक फॉर्मूला है A v²/r। यहाँ पे दिस इज योर सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन। ओके, v is your velocity and r is the radius। तो बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन 3 0। Why is it 0? Why is it 0? बताइए, टेल मी द रीजन व्हाई इज इट 0? वर्क डन मतलब कोई ना कोई फोर्स आपका अप्लाई हुआ होगा, डेफिनेटली फोर्स के बिना तो वर्क डन नहीं होगा। सो अगर मान लो कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है F, राइट, एंड द बॉडी इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ S, तो वर्क डन का फॉर्मूला उस केस में क्या होगा? Fs cos थीटा। क्योंकि सर्क्यूलर मोशन है इसीलिए सर्क्यूलर मोशन में एक एंगल का फैक्टर रहता है हमेशा। ओके, एंड यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन में कॉस थीटा, आपका थीटा का वैल्यू होता है 90 विच इज इक्वल टू 0। दैट इज वाई ये जो W ये भी आपका 0 हो गया। तो W 0 मतलब जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो आंसर इज ऑप्शन 3। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सबने आंसर करेक्ट दिया था, दैट वाज 0। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg in his hand. He walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kg hangs at the other end. In which case work done is greater?
पहला वाला केस जहाँ पे वो खुद कैरी करके ले रहा है, या फिर दूसरा जहाँ पे वो पुली से उस चीज को खींच रहा है? कौन से केस में वर्क डन विल बी ग्रेटर? यूज द फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ये जो पहला केस है, यहाँ पे जो द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द लोड इक्वल टू हो जाएगा कितना, mg हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू द वेट ओनली. डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है 2 मीटर. एंगल कितना होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, बताइए मुझे एंगल कितना होगा? ओके, सेकेंड केस 90 होगा डेफिनेटली. सो वी कैन पुट दिस इन द फॉर्मूला. W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू mg फोर्स. S आपका है 2 into cos 90, तो ये आपका हो जाएगा 0. इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन द लोड कितना हो गया आपका, 0 हो गया. ओके. देन नेक्स्ट, जब भी ये पुली वाला केस में देखते हैं क्या होता है. तो पुली वाला केस में आप देखो, ये जो हैंगिंग ये वाला जो है ना, ये आपका ऊपर जाएगा. जैसे ही वो पुली को इधर से खींचेगा तो ये आपका ऊपर जाएगा. मतलब जो फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है. मुझे एक चीज बताइए, द सेकेंड केस द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन? इन द सेकेंड केस फोर्स अप्लाइड एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आर दे ऑकरिंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन. ओके. सो वी कैन राइट हियर कि इफ द मास, ये जो 15 kg का मास है, इफ इट राइजेस बाय अ हाइट h, तो जब भी आपका हाइट का फैक्टर आता है वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो केस 2 W इज इक्वल टू mgh. ओके. सो केस 2 में आपका क्या हो गया, वर्क डन आपका पॉजिटिव हो गया एंड नॉन जीरो हो गया. इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालना होगा, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है. तो सेकंड केस में आपका पॉजिटिव वर्क डन हो गया एंड जिसकी वजह से हियर द वर्क डन इज ग्रेटर. पहले केस में तो आपका 0 ही वर्क डन है बिकॉज ऑफ द एंगल. क्लियर एवरीवन दिस क्वेश्चन, या कोई डाउट है? इफ यू आर क्लियर गिव अ थम्स अप. एवरीवन ओके. At which amongst the following sessions the All India Muslim League, अभी कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली. So All India Muslim League passed the Pakistan resolution on 23rd March 1940. कहाँ पे पास हुआ था ये रेजोल्यूशन? बताइए. वेरी गुड, दैट इज लाहौर. लाहौर पाकिस्तान में ये आपका पास हुआ था. एंड तो ये जो ये ना ये आपका ग्रेजुअली फॉर्म हुआ था, राइट? 23rd March 1940 को. डिमांड क्या था, ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. डिमांड वाज ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. ओके. दिस इज लाहौर. Who amongst the following presided the Karachi session of the Indian National Congress? So कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए थे, जो पहला आपका हुआ था, जो उमेश चंद्र बैनर्जी वाज द प्रेसिडेंट. ओके, ऑल द कांग्रेस सेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट. तो ये जो आपका कराची सेशन था ना, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन हुई थी. 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था. ओके. 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था. 1932 में आपका पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी ने साइन किया था. ओके, डिप्रेस्ड क्लासेस के रिगार्डिंग.
So Karachi session adopted a resolution on the fundamental rights and presided by सरदार पटेल जी. ओके, एंड यहाँ पे आपका मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में भी डिस्कशन हुआ था, राइट? सो इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो गया, ऑल द थिंग्स वर डिस्कस्ड, बट मेन चीज है कि फंडामेंटल राइट्स. द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज 1873 में आपका ये बना था. हु वाज द फाउंडर? ज्योतिबा फूले. आत्माराम पांडुरंग वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, हो गया आपका राजा राम मोहन रॉय. ओके, सो दिस वाज योर प्रार्थना सभा, आत्माराम पांडुरंग. यस. हु रोट द बुक नील दर्पण? तो नील दर्पण बेसिकली आपका इंडिगो रेवोल्यूशन से रिलेटेड है. एंड रिमेंबर, दिस इज नॉट द इंडिगो रेवोल्यूशन जो कि चंपारण में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था. दिस इज नॉट दैट. ओके, दिस इज डिफरेंट. तो नील दर्पण ये आपका है इंडिगो रिवोल्ट, जो कि बंगाल में हुआ था. तो किसने ये बुक लिखी थी? बैंकिम चंद्र चैटर्जी, टैगोर, दीनबंधु मित्र? यस, दैट इज दीनबंधु मित्र. ओके, तो ये आपका एक बंगाली प्ले है बेसिकली, एंड मेन कंटेक्स्ट आपका यही रिवोल्ट था, द इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल. हु अमंग्स द फॉलोइंग पब्लिश्ड लीडर्स संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी एक न्यूज़पेपर था, एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था, 1819 में पब्लिश किया गया था. एंड अगर आप सबसे पहला न्यूज़पेपर की बात करोगे, दैट वाज बंगाल गैजेट. किसने पब्लिश किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने उसको पब्लिश किया था, बंगाल गैजेट. ओके, संवाद कौमुदी 1819, किसने लिखा था इसको? किसने पब्लिश किया था? बंगाल मतलब आप समझ जाओ कौन है इसमें से. रॉय, राजा राम मोहन रॉय. ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. तो राजा राम मोहन रॉय played a very key role in the abolishment of सती सिस्टम. वैसे और एक है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका एक बहुत ही रिमार्केबल काम ये था कि गर्ल्स एजुकेशन में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है. ओके, लड़कियों को ऐसा नहीं कि, मतलब पहले ऐसा था कि सिर्फ दे यूज टू हैव वर्नाक्यूलर एजुकेशन, मतलब लोकल लैंग्वेज में. ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश एजुकेशन लो, ये सब अलाउड नहीं था. बट हाँ, विडो रीमैरिज सबने सब कुछ किया. राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो फॉट फॉर एजुकेशन, बट कुछ रिमार्केबल उनके ये है कि इन्होंने सती सिस्टम के लिए फाइट किया. ओके, विडो रीमैरिज. एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑल्सो फॉट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, दैट टू हायर एजुकेशन बेसिकली इंग्लिश में. नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट्स आपके गिवन है, टू स्टेटमेंट्स. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh. Awadh was annexed by Lord Dalhousie in 1856. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? Yes, both 1 and 2. Okay. Yes. Who was the first viceroy of Portuguese possessions in India? First viceroy जिनके साथ आपका ब्लू वाटर पॉलिसी भी एसोसिएटेड है. ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब पोर्तुगीज क्या करना चाहते थे? पानी में अपना दबदबा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे थ्रू द ओशंस. बिकॉज पहले के टाइम पे जितने भी आपके ट्रेड जो भी आपका होता था, लैंड के थ्रू नहीं होता था, दैट वाज थ्रू द सी रूट. अल्मेदा, दैट इज अल्मेदा. ओके, फ्रांसेस्को अल्मेदा. मैम यस. मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड.
हाँ ओके। सब्सिडरी एलियंस, एंड और एक आपका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट, डलहौजी के टाइम पे ये आपका इम्पोज हुआ था। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कब शुरू हुआ था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको कहा जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑल्सो इन इंडिया। तो कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1793। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में कहाँ पे? बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ये तीन प्लेसेस पे आपका स्टार्ट हुआ था। ओके, लेट्स सॉल्व सम ज्योग्राफी क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। ओके, तो प्रेशर बेल्ट रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैम इससे पहले जो था ना वो, ये वाला। हाँ उससे भी पहले एक। ओके, यस मैम। ओके, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट। The belt of low atmospheric pressure near the equator is known as doldrums. The subtropical high pressure belts are characterized by sinking air and calm weather condition. Which of these is correct? सो बेसिकली क्या होता है ना, डिफरेंशियल हीटिंग के वजह से और प्लैनेट के रोटेशन के वजह से ये जो प्रेशर बेल्ट है वो आपके फंक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मतलब आपका 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में ये आपके प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंडिंग एयर। एयर यहाँ पे आपका नीचे आता है, ठीक है। आपने देखा होगा तीन टाइप के सेल्स आपके फॉर्मेशन होते हैं, राइट, हार्डलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। तो द सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू व्हाई? बिकॉज जहां पे आपका एयर लाइट होगा, जहां पे हीटिंग होगा वहां पे एयर ऊपर जाएगा, जहां पे कूलिंग हो जाएगा वहां पे एयर नीचे आ जाएगा, तो एक साइकिल फॉर्मेशन होता रहता है इस तरीके से। नेक्स्ट वन, the ITCZ never shift its position on Earth. Which of the following statement is correct? आपसे पूछा है। ITCZ or the Intertropical Convergence Zone. Second statement, it moves north or south with apparent movement of the sun. sun के हिसाब से वो मूव करता रहता है। ऑप्शन 4। यस, तो बेसिकली जो ITCZ है ना वो सन के हिसाब से एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर। ओके, एंड द मूवमेंट ऑफ ITCZ इज वेरी क्रूशियल फॉर द मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट एंड जो वेदर पैटर्न। तो बेसिकली सीजनल वेदर पैटर्न्स जो हमें देखने को मिलता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो समर सॉल्स्टिस आपका कब होता है? समर सॉल्स्टिस 21 June, right? Summer solstice in the northern hemisphere, that is 21 June. Okay, air pressure. Air pressure is the pressure exerted by the weight of the cloud on the earth's surface, and low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. क्या होगा आंसर? कौन सा सही है, कौन सा गलत है? A is false. Then A का correct statement क्या होगा? Can you tell me? What will be the correct statement? एयर कॉलम की वजह से होता है। यस, तो एयर प्रेशर मतलब एयर के वजह से आपका प्रेशर जो इम्पोज होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, राइट। बिकॉज वी ऑल नो दैट जैसे ही हम ऊपर जाते हैं अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, जो प्रेशर है वो क्या होता है आपका सिग्निफिकेंटली फॉल करता है, डिक्रीज कर लेता है, राइट।
एंड सबसे हाईएस्ट एयर प्रेशर आपको मिलेगा कहाँ पे, सी लेवल पे। उससे आप ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर आपका डिक्रीज ही करता है। एंड ये जो लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर, the low pressure is associated with a cloudy sky, and wet weather. Low pressure is associated with cloudy sky and wet weather. Okay. Which of the following place is the confluence of river Alakananda and Bhagirathi? All the Panch Prayags are very, very important. I have told you several times. So which place is the confluence of Alakananda and Bhagirathi? Very easy. देव प्रयाग, यस। सो और एक आपका है विष्णु, एकदम से नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आते हैं। बद्रीनाथ से ये आपका शुरू होता है, राइट। सबसे पहले आपका है विष्णु प्रयाग, फिर नीचे आ जाओ नंद प्रयाग, देन आपका कर्ण प्रयाग, सॉरी कर्ण प्रयाग, देन रुद्र प्रयाग, देन लास्ट में जाकर के देव प्रयाग। Okay, so Vishnu Prayag is the confluence of Alakananda and Dholi Ganga. Okay, Nanda Prayag मतलब नंदाकिनी, Alakananda and नंदाकिनी। Then Karna Prayag आपका है पिंडर, पिंडर रिवर। रुद्र प्रयाग, दिस इज मंदाकिनी। केदारनाथ में ना वो आपका मंदाकिनी रिवर फ्लो करता है अलोंग केदारनाथ। एंड देव प्रयाग, अलकानंदा एंड भागीरथी। The Trambakeshwar is the origin of which of the following river? तो Trambakeshwar आपका एक ज्योतिर्लिंग भी है, so it is the origin of which of the following rivers? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है ये, एंड इसको दक्षिण गंगा भी कहा गया है। यस, गोदावरी। Which of the following rivers does not originate in India? Does not originate in India. ब्रह्मपुत्र, यस। तो कहाँ से ओरिजिन होता है? तिब्बत, तिब्बत इन चाइना। ओके। गंगा रिवर आपका गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख माउंटेन से आता है। यमुना रिवर आपका वेस्टर्न घाट वेस्टर्न स्लोप से आता है, यमुना रिवर। ओके। गोदावरी नासिक से, तो ब्रह्मपुत्र आपका तिब्बत से, यस। एंड वहां पे उसको ये शेमा युंगडुंग ग्लेशियर, एंड वहां पे उसको सैंगपो रिवर भी कहा जाता है, यस। और रेड रिवर ऑल्सो, ठीक है। The Sabarmati river origins from which Indian state? Let's see who can answer this correctly. साबरमती रिवर कहाँ से origin होता है? राजस्थान या गुजरात? यस, राजस्थान से ओरिजिन होगा। नो, इट्स नॉट गुजरात, श्रुति। सी, साबरमती गुजरात का एक बहुत ही मेजर रिवर है। साबरमती या लूनी रिवर दोनों ही गुजरात के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन ओरिजिन कहाँ से करता है? राजस्थान से। जैसे कि मान लो कि महानदी रिवर, उड़ीसा का सबसे जो बिगेस्ट रिवर है वो आपका महानदी रिवर है, लेकिन वो ओरिजिन कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होता है। ओके, सो सिमिलरली साबरमती also origins from राजस्थान। एंड गुजरात में ये एक्चुअली इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गांधीनगर गुजरात का जो कैपिटल है, इट इज सिचुएटेड अलोंग द साबरमती रिवर। Next one, the average force required to stop a bullet of mass
16 gram moving at a speed of 260 meter per second when it penetrates a block of wood to a distance of 12 centimeter, कितना होगा? कितना फोर्स चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए? बताइए, सॉल्व इट. यहाँ पे आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल काम आएगा. What does it says? कि the work done by all the forces acting on an object is equal to change in the kinetic energy. ऑप्शन 2 होगा. इज इट प्लस और माइनस? उसको भी चेक करना अच्छे से. प्लस होगा कि माइनस होगा? सी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट कितना हो जाएगा? आई एम नॉट राइटिंग व्हाट इज गिवन. ओके, ठीक है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आप देख सकते हो. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू मास. कितना है यहाँ पे? 16 ग्राम. इसको केजी में कन्वर्ट करना है, राइट? सो 0.016 केजी इंटू वी स्क्वायर, तो 260 मीटर पर सेकेंड, 260 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 540.8 जूल. दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी. वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो 540, दैट इम्प्लाइज 0.8 जूल. फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर. मीटर में करो, 12 मीटर. तो फोर्स कितना आ जाएगा? 0.8 बाई 0.12. बस इसको कैलकुलेट करना है. अप्रोक्सीमेटली 4510. तो ये पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव कैसे आ रहा था? मैम यस. मैम इसमें तो ऐसे भी कर सकता है ना, लाइक काइनेटिक एनर्जी फाइनल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वर्क डन इक्वल टू. तो मैम जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर का होता है, तो मैम वी इक्वल टू यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड आएगा एंड वी इनिशियल इज 260 मीटर पर सेकेंड. तो उसमें जब डब्ल्यू इक्वल टू के एफ माइनस के आई हो रहा है, तो इसीलिए मैम माइनस आ रहा था मेरा. नहीं, आप देखो क्वेश्चन में दिया क्या है. सिंपली आपको दिया है कि मास आपको गिवन है, स्पीड इज गिवन, राइट, डिस्टेंस इज आल्सो गिवन. तो वो प्रोसेस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. आप ऐसे कर लो, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के फॉर्मूले में आप करना है इसको. वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. दिस विल बी अ इजियर प्रोसेस. ओके मैम. ओके, नेक्स्ट वन. If a current of 1.5 ampere is maintained in a resistor of 10 ohm, energy dissipated in the resistor in 1 minute कितना होगा? एनर्जी मतलब अगेन आपका जूल में निकलेगा आंसर. एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला था? एनीवन रिमेम्बर्स? एनर्जी के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला था. एनर्जी डेसिपेटेड, H इज इक्वल टू I square RT, the heat energy in joule. Yes, बिल्कुल. तो बस निकाल लीजिए कितना होगा आंसर. जस्ट पुट द फॉर्मूला. आई स्क्वायर, आई आपका कितना है? 1.5 का स्क्वायर, आर आपका 10, टाइम आपका 1 मिनट है. इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिए. हाउ मच इज इट कमिंग? इट विल बी, यस, ऑप्शन ए, 1350. इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विथ विच मटेरियल? इलेक्ट्रिक वायर्स को कौन से मटेरियल में हम कोट करते हैं? कॉपर से भी करते हैं, लेकिन कोटिंग किसके साथ होती है? कौन सी मटेरियल? दिस इज, यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, यस, वेरी गुड.
Which of the following molecular formula belongs to the alkyne series? अल्काइन सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला है? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n क्या -2. What will be the answer? ए कैसे होगा? ए तो CnH2n हो रहा है ना. सी होगा आंसर. ओके, CnH2n -2 करना है आपको. During Lazen's test of sulfur and nitrogen, the organic compound changes into what? तो इस टेस्ट में क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस इनटू Na2S एंड NaCN. ओके, साइनाइड में वो आपका कन्वर्ट हो जाता है NaCN में. लजेंस टेस्ट. तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी. बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बिकॉज एक दो पूछ रहा है एग्जाम में. तो ये जो सारे आपके टेस्ट हैं, ओके, जैसे कि आपका सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन हो गया, ये वाला लजेंस टेस्ट हो गया, ओके, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया. तो ये सारे टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है जिसको हम उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? एनी क्वेश्चंस? प्लीज आस्क. Any questions? Let me show the slides. मैम वो काइनेटिक हाँ, वाला प्रॉब्लम थोड़ा फिर से बता देंगे? कौन सा? यस मैम, दिस वन. ये वाला. हाँ सी, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको एवरेज फोर्स कितना चाहिए टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 16 ग्राम. स्पीड इसका 260 मीटर पर सेकेंड है. व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड टू अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. दिस इज आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमने बस वैल्यूज को पुट किया हुआ है. दिस इज योर वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलेगा कि the work done by all the forces acting on an object is equal to what? Change in the kinetic energy. तो डेटा के हिसाब से पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो. एनर्जी चाहिए ना हमको, बिकॉज W इज इक्वल टू F/S. तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, सेम ही होता है यूनिट. तो हाफ mv² मतलब यहाँ पे आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज आंसर आपको न्यूटन में निकालना है. सो मास 16 ग्राम दिया हुआ है, कन्वर्टेड इनटू kg 0.016. देन v तो आपका मीटर पर सेकेंड है, जरूरत नहीं है कन्वर्शन की. तो ये आपका निकल गया आपका एनर्जी. सो W इज इक्वल टू F/S. यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो. मैम, एक जो रिकॉइलिंग ऑफ बुलेट वाला प्रॉब्लम होता है हम्म. वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? रिकॉइलिंग ऑफ बुलेट, यस मैम. वो तो जो थर्ड लॉ के बेसिस पे यूजुअली होता है रिकॉइलिंग ऑफ बुलेट वाला क्वेश्चन. वो थर्ड, मतलब आप अगर मुझे क्वेश्चन बोलोगे देन ओनली आई कैन टेल यू कि क्या फॉर्मूला. क्वेश्चन बोलोगे तो आई कैन टेल यू ना क्या फॉर्मूला यूज होगा. मैम ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब ऐसे दिमाग में आया तो. आप ठीक है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी में से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. यूजुअली जितने भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आप F इज इक्वल टू ma, W इक्वल्स टू F/S, बस यही फॉर्मूलाज ही हम यूज करते हैं. एंड जो रिकॉइलिंग ऑफ वेलोसिटी बुलेट वाला वो आपका न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर है. एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसी के ऊपर होता है.
ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? Okay, then let's wind up. Thank you, everyone. Thank you for joining. Have a great day.